अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने एजेंसी का टॉपिक पढ़ लिया था कि एजेंसी किस तरीके से क्रिएट होती है, प्रिंसिपल कौन होता है, उसमें एजेंट कौन होता है, फिर ड्यूटीज ऑफ एजेंट भी हमने देख ली थी। ठीक है, आज से जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है जी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हमारा आज का न्यू टॉपिक है। क्लियर? मतलब इसमें ये है कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो एजेंसी क्रिएट होती है वो कितने तरीकों से खत्म हो सकती है। उसमें नंबर वन आपको नजर आ रहा होगा एग्रीमेंट, नंबर टू रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल, नंबर थर्ड रेवोकेशन बाय एजेंट, नंबर फोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, और नंबर फिफ्थ आपको नजर आ रहा होगा कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस, सिक्स इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वन बाय वन करके आज हम इसको देखेंगे। बेटा, एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जब प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में एजेंसी क्रिएट हुई है, वो म्यूचुअली दोनों एग्री हो जाए, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के हमें मजीद एक दूसरे के साथ काम नहीं करना है, हम एजेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वो एक एग्रीमेंट करते हैं और उनके दरमियान में जो एजेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं बाय एग्रीमेंट। नंबर टू आ जाता है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल एजेंट की वर्क से सेटिस्फाई नहीं हो या वो मजीद काम नहीं करना चाहता, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट को नोटिस देता है कि जी आपके साथ जो मेरा एजेंसी क्रिएट हुई मैं वो खत्म करना चाह रहा हूँ, और बाय नोटिस के थ्रू भी नोटिस देकर प्रिंसिपल जो है वो एजेंसी को खत्म कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड आ जाता है रेवोकेशन बाय एजेंट। जिस तरीके से प्रिंसिपल नोटिस देकर खत्म कर सकता है, वैसे ही एजेंट प्रिंसिपल को जो है वो नोटिस दे देगा और कहेगा कि जी मैं आपके साथ मजीद काम करने के लिए एग्री नहीं हूँ। ये जो भी उसके अपनी प्रॉब्लम्स होंगी वो नोटिस देकर एजेंसी को खत्म कर देगा। लेकिन अगर एजेंट जो है विदाउट नोटिस एजेंसी खत्म कर देता है और प्रिंसिपल को नुकसान हो जाता है, तो फिर उस नुकसान के लिए एजेंट जिम्मेदार होगा। इसके बाद बेटा नंबर फोर्थ आपको नजर आ रहा है एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी जिस टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में एजेंसी क्रिएट हुई थी, वो टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, तो कानून कहता है फिर एजेंसी भी दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी लेट्स सपोज एक साल के लिए अगर था, एक साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। बट अगर वो दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है बेटा कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस, यानी अगर किसी बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है यार ये बिजनेस जब तक नहीं कंप्लीट होता तब तक हमारे दरमियान में एजेंसी रहेगी, तो कानून कहता है कि जैसे ही वो बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जिसके लिए उनके दरमियान में एजेंसी क्रिएट हुई थी, तो एजेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द बिजनेस। पर अगर अगर वो दोबारा किसी नए बिजनेस के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो कंटिन्यू वहां पर कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, ऑफिशियली तौर पर अदालत ने, कोर्ट को ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान ऑटोमेटिकली एजेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद आता है डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, यानी प्रिंसिपल और एजेंट में से जाहिर सी बात है अगर किसी का भी इंतकाल हो गया, डेथ हो जाती है, तो भी इनके दरमियान में जो एजेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी क्रिएट हुई थी, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही तबाह हो जाए, तो जाहिर सी बात है फिर वो एजेंसी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेट सपोज अगर एक प्रिंसिपल ने कहा कि यार मेरी ये गाड़ी आपने बेचनी है, पता चला वो किसी सुसाइड अटैक में या किसी बॉम्ब ब्लास्ट में वो गाड़ी तबाह हो गई, तो सब्जेक्ट मैटर ही आपका क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप तमाम ये चीजें रिकॉल करते हैं, बिकॉज इसके फौरन बाद मुझे नया एक टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। मिक्सअप ना हो जाए, आप लोग जल्दी से तमाम पॉइंट्स स्टूडेंट्स अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है आप उस पर पर्सनली भी उससे डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद नया हमारे पास टॉपिक आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी से कहे कि यार आप ये काम कर दें, अगर इस काम करने की वजह से कोई भी नुकसान होता है, उस नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार हूँगा, वो आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि मेरा होगा। इन शॉर्ट मैं आपको रीइम्बर्स कर दूंगा, आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दोबारा सुन लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है कि आप ये काम करते हैं, अगर इस काम के करने की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो मैं आपको रीइम्बर्स कर दूंगा। वो आपका नुकसान नहीं होगा, वो एक्चुअली मेरा नुकसान होगा। इन शॉर्ट, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको रीइम्बर्स करूंगा, आपको इंडेमनीफाई करूंगा। इंडेमनीफाई का मतलब होता है, ये इंडेमनिटी का मतलब होता है कॉम्पनसेशन देना, ठीक है, रीइम्बर्स कर देना। इसमें बेसिकली बेटा दो पार्टीज होती हैं, एक होती है इंडेमनीफायर और एक हम कहते हैं इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है जी। इंडेमनीफायर वो शख्स होता है जो कहता है कि आप ये काम कर दें, जो लॉस पूरा करता है अगले का, जो नुकसान पूरा करने वाला होता है, जो कॉम्पनसेट करने वाला होता है, तो उसको हम कहते हैं इंडेमनीफायर। जो अगली पार्टी से कहता है आप ये काम करते हैं, इस काम करने की वजह से जो भी नुकसान हुआ वो मैं आपको पूरा करके दूँ, ठीक है जी। इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर जिसका नुकसान इंडेमनीफायर पूरा करेगा, उसको हम कहते हैं इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, यानी जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है जी। तो हमने यहाँ बेसिकली तीन चीजें पढ़ी। एक तो ये चीजें पढ़ी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बेसिकली एक पार्टी दूसरी पार्टी का नुकसान पूरा करती है। दूसरा, जो नुकसान पूरा करने वाला होता है वो अगली पार्टी से रिक्वेस्ट नहीं करता, बल्कि कहता है आप ये काम कर ले तो ठीक है, नुकसान होगा तो मैं पूरा कर दूंगा। दो चीजें याद रखिएगा बिकॉज इसके डिफरेंसेस आते हैं। तीसरा, इंडेमनीफायर। इसमें यहाँ दो पार्टीज होती है, एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो इंडेमनीफायर नुकसान पूरा करने वाला है बेटा, उसकी उसकी लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ इसके लिए, इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ इंडेमनिटी होल्डर तक की महदूद है, यानी उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी होगी, बाकी किसी के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है बेसिकली, यानी हम कहते हैं जमानत देना, किसी की जमानत देना, श्योरिटी देना, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी अगर आप किसी के पास उधार लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं आपको क्रेडिट तो दे दूंगा, बट इन केस अगर आप डिफॉल्ट होगा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता फिर, तो लिहाजा आप किसी की गारंटी ला करते हैं मुझे, ठीक है जी। तो आप फिर जाते हैं किसी पर्सन के पास और कहते हैं यार मेरे बिहाफ पर आप क्रेडिटर को गारंटी दे दें ताकि वो मुझे क्रेडिट पे चीजें दे देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स जो है आपको गारंटी दे देता है इतनी आसानी से। डेफिनेटली उसका अपना मफाद भी होता है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो कमीशन लेता है आपसे। जस्ट लाइक अगर आपके बिहाफ पर बैंक गारंटी देता है तो बैंक डेफिनेटली तौर पर आपसे फिर कमीशन चार्ज करेगा, या कोई भी शख्स आपसे कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मैंने आपको बता दिया कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि यार आप मुझे लोन दे दें, लेकिन लोन देने वाला कहता है कि आप किसी की गारंटी ला के दें, देन मैं आपको लोन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो इन ग्राउंड्स पे जो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेटा तीन पार्टीज आ जाती हैं। नंबर वन क्रेडिटर, नंबर टू डेबिटर, और नंबर थर्ड आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे श्योरिटी, ठीक है जी। श्योरिटी, ये नंबर थर्ड हमारे पास आ गया, श्योरिटी। क्लियर? तो यहाँ तीन पार्टीज हैं हमारे पास, क्रेडिटर, डेबिटर और श्योरिटी। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो क्रेडिट देने वाला होता है। डेबिटर वो शख्स होता है जिसको क्रेडिटर उधार देता है, और क्रेडिटर डेबिटर से डिमांड करता है कि आप अपनी गारंटी ला के दें। तो डेबिटर आके कॉन्ट्रैक्ट किससे करता है, कॉन्टैक्ट करता है श्योरिटी से, और श्योरिटी से कहता है कि सर आप मेरे बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी दे दें। तो फिर क्या करता है यहाँ पर, श्योरिटी के बिहाफ, श्योरिटी जो है वो डेबिटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी देता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से इसको देख।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने देखा कि श्योरिटी वाला किसको गारंटी देता है, क्रेडिटर को, एक पॉइंट। बट किसके कहने पे कहता है, डेबिटर यहाँ श्योरिटी से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, वहां इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर से रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके साथ साथ फिर बेटा यहाँ पे कितनी पार्टीज होती हैं, तीन पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, डेबिटर और श्योरिटी। वहां पे कितनी थी, दो पार्टीज थी। यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तीन पार्टीज होंगे। तीन कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्रेडिटर डेबिटर के दरम्यान में, डेबिटर श्योरिटी के दरम्यान में, और इसी तरीके से श्योरिटी और क्रेडिटर के दरम्यान में, जबकि वहां से एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ बेसिकली एग्जाम में आपके पास वो डिफरेंस पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। यानी आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, एक श्योरिटी की लायबिलिटी की नेचर क्या है, ठीक है। तो मैं तीन से चार पॉइंट्स बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। बेटा श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो सेकेंडरी है। श्योरिटी की लायबिलिटी क्यों सेकेंडरी है, बिकॉज श्योरिटी वाला पहले क्लियर किसको करेगा, क्रेडिटर को करेगा, जो ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। और फिर श्योरिटी वाले ने जो डेबिटर के भी हाथ पे क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, अब वो डेबिटर से भी लेगा। तो दैट इज वाई इसकी लायबिलिटी क्या होगी, वो सेकेंडरी होगी, यानी ज्यादा इस पर जिम्मेदारियां आएंगी, ठीक है। श्योरिटी की लायबिलिटी इमीडिएटली अराइजेस होंगी, इमीडिएटली आ जाएगी वजूद में, कब, जैसे ही प्रिंसिपल डेबिटर ने जिस डेट को पैसा देना था उस डेट पे प्रिंसिपल डेबिटर क्या करके डिफॉल्ट करिए, तो उसके नेक्स्ट डे ही श्योरिटी वाले की लायबिलिटी है कि वो क्रेडिटर को क्लियर करेगा, ये लॉ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कानून कहता है अगर 15 को डेबिटर ने पैसा देना था, डिफॉल्ट करके, तो ये तो 15 से ही अराइज हो जाएगी, या फिर 16 को अपने क्रेडिटर को देना पड़ेगा, वरना क्रेडिटर के पास ये राइट है कि वो दोनों पे केस कर सकता है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, कानून कहता है कि अगर श्योरिटी वाले ने डेबिटर की बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी दी है कि ठीक है जी, अगर इस डेट को मैंने पैसा नहीं दिया तो मैं आपकी ड्यूज क्लियर कर दूंगा, बट इसी अवस्था में क्रेडिटर ने डेबिटर से कोई चीज ऐसा सिक्योरिटी के तौर पर भी रखी है, उसकी गाड़ी वगैरह, तो कानून कहता है कि जब क्रेडिटर को श्योरिटी वाला ड्यूज क्लियर कर देगा, तो जो डेबिटर की सिक्योरिटी थी, गाड़ी वगैरह या ज्वेलरी वगैरह या प्राइस बॉन्ड या वट किसी कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी, तो वो क्रेडिटर डेबिटर को रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि उसको वो रिटर्न करेगा श्योरिटी वाले का। तो उस पे अब उसका राइट जो है वो किस पे आ जाएगा, राइट किसका होगा, वो क्रेडिट डेबिटर का नहीं होगा, बल्कि वो श्योरिटी का होगा, और श्योरिटी वाले को वो सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है। तीन पॉइंट्स याद रखिएगा। नंबर वन, लायबिलिटी श्योरिटी की सेकेंडरी होती है, लायबिलिटी उसी वक्त वजूद में आ जाएगी जब प्रिंसिपल डेबिटर डिफॉल्ट करेगा। दो पॉइंट, तीसरा, अगर कोई चीज सिक्योरिटी की क्रेडिटर ने रखी है, ड्यूज क्लियर करने के बाद क्रेडिटर वो डेबिटर को रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि श्योरिटी को देगा। चौथा पॉइंट, अगर क्रेडिटर और डेबिटर ने फ्रॉडली या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत जो है वो लायबिलिटी गारंटी ली है श्योरिटी से, तो ऐसी लायबिलिटी इब्तिदा से ही वैलिड नहीं होगी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। लेट सपोज अगर क्रेडिटर और डेबिटर आपस में मिले हुए हैं और उनका यार ऐसा करना कि तुम जाके गारंटी लाना और बाद में जो है तुम नहीं देना, डिफॉल्ट कर जाना, तो ऐसी सूरत में श्योरिटी वाले को पकड़ेंगे, जो भी पैसा होगा वो हाफ ऑफ कर लेंगे। तो अगर ऐसी कोई चीज सामने आती है और श्योरिटी वाले को आफ्टरवर्ड पता चल जाता है, तो कानून कहते हैं ऐसी गारंटी की कोई कानूनी अहमियत नहीं होगी, ठीक है जी।
चार पॉइंट्स हो गए। पांचवा पॉइंट कानून हमसे ये भी कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेबिटर इनकार कर सॉरी इंतकाल कर जाता है, लेट्स सपोज अगर एक डेबिटर ने उसने 10 लाख रुपए लिए हैं क्रेडिटर से, श्योरिटी ने उसकी गारंटी दी है, अब डेबिटर इंतकाल कर जाता है, तो कानून कहते हैं कि ऑब्वियसली जब इंतकाल होगी तो डेबिटर तो पैसा नहीं देगा, तो चाहे उसका इंतकाल हो भी जाए तो श्योरिटी वाले की लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, बल्कि उसकी लायबिलिटी के लिए स्टिल जो है वो जिम्मेदार कौन होगा, वो श्योरिटी वाला होगा। यानी इन शॉर्ट हमने यहाँ पे ये सीखा कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेबिटर लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी डज नॉट कम टू एन एंड, उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। इसके साथ साथ बेटा हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे पास। आपके पास आता है टाइप्स टाइप्स ऑफ गारंटी। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ गारंटी में नंबर वन आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक गारंटी, और नंबर टू आ जाता है बेटा हमारे पास कंटिन्यू गारंटी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गारंटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गारंटी, वन इज कॉल्ड बेटा स्पेसिफिक गारंटी एंड अदर इज कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। अच्छा, स्पेसिफिक गारंटी किसे कहते हैं, और से सुनिएगा। स्पेसिफिक गारंटी एक ऐसी गारंटी को कहते हैं कि जिसमें श्योरिटी वाला यानी जो गारंटी देता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई आता है कि यार मेरी गारंटी दे दे क्रेडिटर को, तो आप क्रेडिटर से कहते हैं ठीक है इसको 10 लाख रुपए दे दें, 10 लाख के अलावा अगली अमाउंट आपने नहीं देनी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटी और सिंगल गारंटी। अगर वो 10 के अलावा और मजीद ट्रांजेक्शन करता है तो कानून कहता है कि आपकी लाइबिलिटी उसी वक्त खत्म हो जाएगी कि अगर उसने 10 लाख के अलावा कोई एक ट्रांजेक्शन भी अलग से की। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या फिर सिंगल गारंटी। कंटिन्यू गारंटी में आप सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की गारंटी देते हैं, यानी क्रेडिटर को श्योरिटी वाला सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन की गारंटी देता है ऑन द बिहाफ ऑफ डेबिटर क्रेडिटर को। यानी अगर आप किसी को कहते हैं क्रेडिटर को, यार ये फलान डेबिटर अली है, ये मेरा दोस्त है, आप इसको जो है वो 20 लाख पे करते हैं 6 महीने तक, एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आप इससे पैसा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, बट इन द एंड ऑफ 6 मंथ देखा जाएगा कि उसने कितना का डिफॉल्ट किया, उसके लिए अप्लाइबल होंगे। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। इन शॉर्ट स्पेसिफिक गारंटी में सिर्फ सिंगल गारंटी होती है, यानी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन होती है, जबकि कंटिन्यू गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम देखते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इन चीजों को अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आप जब तक रिकॉल करें मैं टाइप कर रहा हूँ। ऊपर हमने पढ़ा था नेचर, ये हम पढ़ रहे हैं राइट्स, राइट्स ऑफ श्योरिटी।
इसको श्योरिटीज कर दें ताकि और क्लियर हो। अच्छा जी स्टूडेंट्स, राइट ऑफ श्योरिटी पढ़ लें। चार राइट्स हैं हमारे पास: राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू क्लेम सेट ऑफ, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट टू सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि कानून कहता है कि अगर क्रेडिटर सॉरी श्योरिटी वाले ने डेबिटर की बिहाफ पर क्रेडिटर को जो गारंटी दी है और इन केस क्रेडिटर ने डेबिटर से कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पर भी रखवाई है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जब डेबिटर डिफॉल्ट कर जाएगा तो लाइबिलिटी आ जाएगी श्योरिटी पे, क्योंकि उसने गारंटी दी थी क्रेडिटर को। तो कानून कहता है कि अमाउंट पे करने के बाद, जो डिफॉल्ट किया है डेबिटर ने, वो अमाउंट पे करने के बाद श्योरिटी का ये राइट बनता है कि वो सिक्योरिटी जो क्रेडिटर को डेबिटर ने दी थी वो हासिल करेगा। लेकिन सिचुएशन अगर इस किस्म की हो जाती है कि अगर वो सिक्योरिटी जो डेबिटर ने श्योरिटी को दी थी वो उससे मिसप्लेस हो जाती है या उसका कुछ हिस्सा मिसप्लेस हो जाता है, तो जितना अमाउंट का मिसप्लेस हुआ श्योरिटी वाला इतनी अमाउंट डिडक्ट करेगा, बाकी अमाउंट उसको देगा, पूरी अमाउंट फिर वो फुल पे नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं राइट टू सिक्योरिटीज, यानी जो भी सिक्योरिटीज उसने दी हैं उस पे डेबिटर का हक नहीं होगा। क्रेडिटर वाला लाजमन वो किसको रिटर्न करेगा, वो श्योरिटी को रिटर्न करेगा। इसके बाद आ जाता है राइट टू क्लेम सेट ऑफ। कानून कहता है कि अगर अगेन डेबिटर के बिहाफ पर श्योरिटी ने गारंटी दी है क्रेडिटर को और कोई ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेकिन उस ट्रांजेक्शन में जब क्रेडिटर डेबिटर को चीजें देता है कुछ ना कुछ फॉल्टी चीज होते हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव आइटम्स होते हैं। अब डेबिटर क्लेम कर रहा है, गौर से सुनिएगा। क्रेडिटर को कहता है कि भाई मैं बाकी पैसा तो दे रहा हूँ लेकिन ये जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं ये आप रिटर्न कर दें, एक्सचेंज कर दें, इसका पैसा मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज मैं आपको पे नहीं करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर अप्रोच करता है श्योरिटी को, कहता है कि जी डेबिटर मुझे पैसा नहीं दे रहा। जब श्योरिटी वाला अगेन डेबिटर से पूछता है कि आप बाकी पैसा नहीं दे रहे, तो डेबिटर जब सारी कहानी श्योरिटी के सामने रखता है कि नहीं बेसिकली चीजें डिफेक्टिव है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक्सचेंज कर दें, मुझे सही दें, विदाउट एनी डिफेक्ट आइटम दें, और ये नहीं कर रहा, तो कानून कहता है फिर ऐसी सूरत में श्योरिटी वाला के भी ये राइट बनता है कि वो भी 1 रुपया पे नहीं करेगा क्रेडिटर को, बिकॉज जब चीजें ही डिफेक्टिव है तो आपको फिर पैसा किस चीज का दिया जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से थर्ड हमारे पास होता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, यानी कानून कहता है कि लेट्स सपोज अगर एक क्रेडिटर और एक डेबिटर है, क्रेडिटर ने अमाउंट दिया डेबिटर को, डेबिटर डिफॉल्ट कर जाता है, टाइम पे नहीं देता, क्रेडिटर को नुकसान हो जाता है, डैमेजेस हो जाते हैं, तो वो नुकसान भी कर रिकवर करेगा और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर करेगा, किससे, डेबिटर से। तो ये उसके राइट्स है किसके, क्रेडिटर। तो कानून कहता है बिल्कुल ऐसे ही राइट्स सिमिलर किसको अवेलेबल हो जाएंगे राइट ऑफ सब्रोगेशन में, श्योरिटी वाले को। यानी जब श्योरिटी वाला पैसे दे देता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेबिटर, यानी डेबिटर जब डिफॉल्ट कर जाता है और उसके बिहाफ पर तमाम ड्यूज श्योरिटी वाला क्लियर कर देता है, क्रेडिटर को दे देता है, तो जितने हुकूक जितने राइट्स एक श्योरिटी वाला एक क्रेडिटर को डेबिटर के अगेंस्ट अवेलेबल थे, वही राइट्स अब श्योरिटी को डेबिटर के अगेंस्ट अवेलेबल होंगे। क्यों अवेलेबल होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है श्योरिटी वाले का भी नुकसान होगा, डैमेजेस होंगे, तो वो वही अमाउंट जो उसने क्रेडिटर को दिया है वो अमाउंट और प्लस अगर डैमेजेस भी होते हैं तो श्योरिटी वाला वो आफ्टरवर्ड आफ्टर द क्लियरेशन ऑफ ड्यूज वो आप उससे रिकवर कर सकते हैं डेबिटर से। तो इसको कहते हैं बेटा राइट ऑफ सब्रोगेशन। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा, इसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज का मतलब ये है कि जब क्रेडिटर को एक से ज्यादा लोगों ने जमानत दी हो, जब
क्रेडिटर को एक से ज्यादा लोगों ने जमानत दी हो तो उसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। कानून कहता है कि इसमें दो सिचुएशंस आ रही हैं। पहली सिचुएशन जरा गौर से सुनिएगा कि लेट्स सपोज एक डेबिटर जो है वो क्रेडिटर से तकरीबन 12 लाख रुपीस लेता है उधार, 12 लाख रुपए उधार लेता है और उसके 4 श्योरिटी हैं, यानी श्योरिटी ए, श्योरिटी बी और श्योरिटी सी। अब कानून कहता है कि अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है कि हर श्योरिटी वाला इतनी अमाउंट का लायबल है तो वो उतनी ही अमाउंट का लायबल होगा। यानी अगर श्योरिटी ए ने कहा जी मैं तो 3 लाख पे करूंगा, श्योरिटी बी ने कहा कि जी मैं तो 5 लाख पे करूंगा और श्योरिटी सी ने कहा मैं 4 लाख पे करूंगा, तो कानून कहता है कि अगर इन केस डेबिटर डिफॉल्ट कर जाता है तो श्योरिटी ए वाला अपनी अमाउंट तक लायबल होगा और श्योरिटी बी वाला अपनी अमाउंट तक लायबल होगा और श्योरिटी सी वाला अपनी अमाउंट तक लायबल होगा। यानी श्योरिटी ए वाला 3 लाख पे करेगा, श्योरिटी बी 5 लाख पे करेगा और श्योरिटी सी 4 लाख पे करेगा। इसको अगर सम अप करें तो ये 12 लाख रुपीज हो जाएंगे और ये ड्यूज क्लियर करेंगे। लेकिन अगर 12 लाख रुपए क्रेडिटर ने श्योरिटी डेबिटर को दिए हैं और श्योरिटी ए बी सी ने आपस में कोई अमाउंट डिसाइड ही नहीं की कि जी हम पे कितनी लाइबिलिटीज होंगी और अगर जी हम मिल के पे कर देंगे 12 लाख, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कानून कहता है कि तीनों पर इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इक्वली रेशियोज में वो देंगे, यानी हर एक 4-4 लाख रुपए पे करेगा। ये कब होगा बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो इसको हम कहते हैं राइट अगेंस्ट कोश्योरिटीज। दो सिचुएशंस मैंने बता दिया, अगर अमाउंट फिक्स है तो आप अपनी अमाउंट पे करेंगे, बट अगर अमाउंट आपने कोई फिक्स नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में आपको जो है वो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, 4 रुपीज ईच को पे करना होगा। तो आई होप हमने आज कितनी चीजें पढ़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को भी देख लिया। फिर हमारे पास नया चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसके हमने पार्टीज पढ़ ली। दो पार्टीज थी, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को देख लिया था, उसमें भी दो पार्टीज थी, क्रेडिटर, डेबिटर और श्योरिटी। फिर नेचर ऑफ श्योरिटी, लाइबिलिटीज को मैंने थोड़ा सा 5 पॉइंट डिस्कस किए। फिर टाइप्स ऑफ गारंटी को भी मैंने डिस्कस किया, जिसमें आपको स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यू गारंटी नजर आ रही है। देन फिर आपको राइट्स ऑफ श्योरिटीज में नजर आ रहा है, जिसमें राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू क्लेम सेट ऑफ, राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो ये चीजें थी, ये हमने देख ली हैं। स्टिल बेटा अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल कंसर्न कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनको देख लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, जो प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।